सो बेटा आज हम कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया, डिफाइन फोर्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है डिफाइन फोर्स, तो पहले फोर्स को डिफाइन करो। बोलो फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है बेटा, कभी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। मान लो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m मास है, उस पे मैंने फोर्स लगाया। तो ऐसे फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, है ना। फोर्स क्या होता है हमारे पास, कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, है ना। बस इतना लिख सकते हैं हम, ठीक है, ओके। इसके बाद तुमसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट क्या है, यानी कि फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। बोलो क्या क्या काम कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और क्या, और क्या, चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, राइट। तो इस तरह से हो सकता है। तो डेफिनेशन में यू कैन राइट एवरीथिंग, राइट। फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज द फोर्स, राइट। अब फोर्स को जब हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्लियर, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अब अगर तुम्हें इसको एसआई यूनिट निकालना है, हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड दिस एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मास को किसमें लिखते हैं बेटा, मास को बोलो केजी, मास को लिखते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन को किसमें लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो फोर्स का यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन अ वे वी में से 1 न्यूटन, न्यूटन में डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बॉडी जिसका मास 1 केजी है, उसमें अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ जाए, देन द फोर्स विल बी ऑफ 1 न्यूटन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। बोलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फाइन, ओके। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो पहले बात को अच्छे से समझ लो, बैलेंस फोर्स कब होगा बेटा, बैलेंस फोर्स का समझिए। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हो गए, देखो मैंने बना दिया कितना सुंदर सा, ये देखो मैं बन गई और ये बन गए तुम, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब तुमने यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, यानी कि मैंने यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तुमने यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से दो अलग अलग फोर्सेस लग रही है, भाई दो इंसान अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो क्या ये बॉडी अपनी जगह से मूव करेगी, अगर दोनों इक्वल हैं तो। मान लो कि इधर से मैं भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, तुम भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो अगर दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से और इक्वल फोर्सेस लग रही है, तो क्या वो बॉडी मूव करेगी बेटा, ये सुन लो, अरे मुंह से बोल लो, मुंह से बोल लो, मूव करेगी, नो ना, है। तो ऐसे फोर्स को जिसका रिजल्ट क्या हो, जीरो हो, ठीक है, रिजल्टेंट जिसका कितना आ जाए, जीरो आ जाए, उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी कभी मोशन में नहीं आता, ठीक है। बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी हमेशा किस पे रहता है, रेस्ट पे। बात समझ में आई, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हूं, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा डेफिनेशन अभी देखेंगे, पहले तो ये समझो, ठीक है। एक बॉडी पे दो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, डिफरेंट फोर्सेस का मतलब फोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन लग रही हैं, और बॉडी अगर कहीं मूव ना करता हो, यानी कि सेम फोर्स बट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, यहां से अलग यहां से अलग, ठीक है, तो बॉडी क्या है, अपनी जगह पे रहेगा। यस और नो, मुंह से बोलिए, हाँ ना। तो अब मान लो कि यही यहां पे मेरे पास बॉडी है, ठीक है, और यहां से मैं फोर्स लगा रही हूं, यहां से तुम फोर्स लगा रहे हो, और मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो गया, 3 न्यूटन, तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो 3 न्यूटन बड़ा हुआ या 2 न्यूटन बड़ा हुआ, 3 न्यूटन बड़ा हुआ, यानी कि मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से बॉडी किस तरफ मूव करेगी, इधर मूव करेगी। कैसा फोर्स हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, ठीक है। यानी कि अब अगर इन दोनों फोर्सेस को हम रिजल्ट निकाल के देखें तो रिजल्ट 0 से ज्यादा आएगा, इसकी वजह से बॉडी किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो एक बात तो ध्यान से समझिए, बैलेंस का मतलब समझते हो ना, बैलेंस का मतलब समझते हो, अनबैलेंस का मतलब भी समझते हो, ठीक है। तो अनबैलेंस में क्या होगा, जो फोर्सेस हैं उनका नेट रिजल्ट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा। और बैलेंस फोर्स में जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस हैं वो बराबर होंगी, और नेट रिजल्ट ऑफ द फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ डिफरेंस हम लिख सकते हैं, है ना। तो डिफरेंस लिखे विद डेफिनेशन, लिखे बेटा। तो देखो बेटा, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की एक बात समझ लीजिए। बैलेंस फोर्स का क्या डेफिनेशन दे सकते हो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, अप्लाइड फोर्सेस
भाई एक फोर्स नहीं लगेगा, दो अलग अलग फोर्सेस लग रही है, मतलब अलग अलग फोर्स लगने का मतलब कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लग रही हैं, है ना। तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो इट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ना एनसीईआरटी में फ्रिक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वो बता देती हूँ अभी आपको। पर डिफरेंस देखो, और एक डिफरेंस देखो, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज मोशन। बैलेंस फोर्स अगर है तो बॉडी में क्या नहीं आएगा, मोशन नहीं आएगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स कैन कॉज अ मोशन, बॉडी में क्या लाएगा, मोशन लाएगा। एक और देखिए, अच्छा, बैलेंस फोर्स कांट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। भाई बैलेंस फोर्स तो कुछ कर ही नहीं रहा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना जा रहा है, जीरो। ना तो ये किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का फोर्स स्पीड बढ़ा सकता है, भाई मोशन में नहीं आएगा तो स्पीड में आएगा क्या, यस और नो, नो, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, यहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ, बोलो शुभम, इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। और इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी। देखो अगर बहुत भारी चीज है, उसको तुमने कहीं पे रखा हुआ है, बहुत भारी चीज तुमने नहीं रखा, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप अगर उसको हटाने की कोशिश करोगे, क्या वो आसानी से हट जाएगा, नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उसका इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा। एक तरह से इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास, ठीक है। अगले लेक्चर्स में बता दूंगी इनर्शिया, 3 तरह की इनर्शिया होते हैं, ठीक है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट पे है तो क्या रहना चाहता है, रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो किस में रहना चाहता है, मोशन में। थोड़ा जोर से बोल लो, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक है, अ बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन until and unless an external force is applied on it। तो न्यूटन भाई साहब ने ये बोला था, भाई सर जी ने, गुरु जी ने ये बोला था कि भैया जो चीज रेस्ट पे है या जो चीज मोशन पे है वो तब तक रेस्ट और मोशन पे रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से क्या नहीं लगाया जाता, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए, है ना। तो अगर कोई सामान जगह पे रखा हुआ है वो तब तक मिरेकल से तो उड़ नहीं जाएगा, है ना, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा वो क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है शुभम, किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, दैट इज द मोमेंटम, है ना। बट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास। जोर से क्यों नहीं बोल रहा, क्या परेशानी है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है जी, गंदा सा लिखा है पर समझ लेना, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। तो रेट, जब भी कोई शब्द रेट आता है ना, रेट का मतलब उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टाइम से, किससे, टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, पी फाइनल। अच्छा, मोमेंटम को ना हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, और पी किसी भी बॉडी में कितना मोशन आया वही हमारा क्या है, मोमेंटम है। हर बॉडी का क्या होता है, मास होता है। अगर वो वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से चल रही हो तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, मोमेंटम। अच्छा सुनो ना, बॉल को तुम आपको मान लो काफी ऊंचाई पे आपको बॉल को फेंकना है, जैसे बास्केटबॉल्स वगैरह हम देखते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसमें मोमेंटम करते हैं, यानी बॉल को लेकर टप्पा मारते हैं, ठीक है, ठीक है ना। क्या करते हैं, बॉल को बार बार ऐसे टप्पे मार के फिर क्या करते हैं, उसमें क्या लाते हैं, मोमेंटम, और जाके क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, फाइन, इतना समझ में आता है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी एफ, मल्टीप्लाई मत करना भाई, नीचे लगाना, ठीक है। पी एफ माइनस पी आई अपॉन क्या हो गया, टी, फाइन। तो पी एफ का मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मोमेंटम इनिशियल जो है वो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अपॉन कितना आ गया, टाइम। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि ये मोमेंटम जितना चेंज होगा, रेट ऑफ मोमेंटम जितना चेंज होगा, यानी बड़ी तेजी से, टाइम यानी रेट से आप देख रहे हो कितने टाइम में कितने मोमेंटम में चेंज आया, फाइन, ये मतलब है इसका।
तो वही हमारा क्या होगा, फोर्स। बेटा इन दोनों में से m कॉमन आ सकता है, क्या रह जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी हमारा क्या होता है, एक्सलरेशन। ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है शुभम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या रह गया, ए टी, यू को इधर लेके गए, है ना, a निकालो तो कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन का एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या लग गया, टाइम से डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है मेरे बालकों, हाँ आ जाओ। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब भी हटता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शन बता रहा है, राइट। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है उसकी जगह पे क्या लगता है, k। और अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो डायरेक्ट यहाँ पे k मत लगाओ, सीधा क्या लगा दो, ma, क्योंकि k की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, वर्क। क्लियर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। आ जाओ थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। भैया थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, भैया बहुत बढ़िया बात कहता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक्शन है किसी बॉडी पे, आप एक्शन कर रहे हो, एक्शन का मतलब फोर्स होता है, शुभम ध्यान रखना। अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी आप पे क्या लगाएगी, फोर्स, लेकिन कैसा लगाएगी, उल्टे डायरेक्शन में लगाएगी। बस समझ में आई। अगर आपने दीवार पे फोर्स लगाया, हाथों से आपने इधर की ओर फोर्स लगाया, तो दीवार से भी उल्टा फोर्स आपके हाथ पे आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। यानी ये आप मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब मैंने आपके हाथ पर नहीं बनाया, मैंने आपको बना दिया कि भैया आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या कर रहे हो भैया, एक्शन, है ना। और इतना ही हमें नीचे से क्या मिल रहा होगा, रिएक्शन। यानी अगर आप किसी बॉडी पे एक्शन करते हो, एक्शन का मतलब फोर्स, तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से ये तीन केसेस, भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम इन तीन केसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वॉकिंग ऑफ अ मैन, भाई जब आप चलते हो, एक पैर से जमीन को फोर्स लगाते हो, दूसरे पैर को उठा के आगे की तरफ बढ़ाते हो, हाँ कि ना, या दोनों पैर से टपक टपक करके चलते हो, ये खुदी मारी मेंढक की तरह, ऐसा होता है। वहां पे भी एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा होगा उसका, डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से क्या, भाई आप पैर से क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तभी जाके आपको उल्टा क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। तो वॉकिंग ऑफ अ मैन, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, इस पे क्वेश्चन बनता है और हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है रिकॉइलिंग ऑफ द गन, ठीक है, ये भी समझाएंगे आगे। एंड द केस ऑफ अ बोट एंड शिप, जब आप बोट से उतरते हो, भाई किनारे पे हमने बोट लगा दिया, बोट से जब आप उतरते हो तो बोट थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकता है, यस और नो, है, तो वो वहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, इतना करके रखना, आगे की क्लास में कर लेंगे इससे आगे।